फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 29 सितंबर 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर। तो आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। लेकिन आप हमारी यार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, करियर्स क्लाउड को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद लॉगिन कर लें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट फेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का प्राइस बहुत कम है, लेकिन 90 to 95% वो करंट फेयर कवर हो जाएगा जो आपको हर एग्जाम में आपके मिलेगा। लेकिन ये करंट फेयर किस तरह से कवर करेंगे? डेली सेक्शन होगा, 3 तरह के सेक्शंस होंगे, डिटेल करंट फेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज होगा, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली बेसिस पे अटेम्प्ट करोगे। वीकली करंट फेयर होगा, 3 तरह के सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज, जो कि आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। मंथली सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स मिल रही हैं, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, बेस्ट 100 करंट फेयर और पॉकेट पीडीएफ, मतलब 2 लाइन में या 3 लाइन में आपको करंट फेयर मिलेगा ताकि जल्दी जल्दी में आप उसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी प्रेपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होंगी वो आपको इस पीडीएफ से मिल जाएगी, और आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको 3 सेक्शन अलग से दे रहे हैं, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें होंगी सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड, और जो क्विज होगा वो आप मंथली बेसिस पे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। जितना भी पास्ट करंट फेयर है 2021 का, वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए एग्जाम पीडीएफ का यूज करें। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, लेकिन दोस्तों याद रखना है इसमें आपको क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बन सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का करंट फेयर भी कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कोई अलग अलग प्राइस पे नहीं मिल रही, सिर्फ आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, करियर्स क्लाउड को, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट फेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का प्राइस मेरे कहने से एक बार चेक जरूर कर लें, बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको 2 साल की प्रेपरेशन जो है वो बाय करनी चाहिए, ये आपको फायदा देगी। वैसे भी 1 साल और 2 साल के प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको दोनों में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ASH10 कोड का यूज करेंगे। और दोस्तों, आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप इस नंबर और ईमेल आईडी पे हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 29 सितंबर 2021 का करंट फेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से कहना चाहूंगा, जितने भी बच्चे वीडियो को देखते हैं लाइक जरूर कर दिया करो, चैनल को शेयर और वीडियो को शेयर जरूर करना, कम से कम एक दोस्त को तो शेयर कर दिया करो। सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलता रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज एक ही क्वेश्चन है कि IBSF, जो कि आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन है, उसका 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप जो है किसने जीता है? और ये दोहा के अंदर हुआ है, मतलब ये कतर ने जो है वो होस्ट किया है, एक तो ये याद रखना है। और किसने जीता है? इंडिया के एक ही प्लेयर हैं दोस्तों जो बहुत फेमस हैं, वो हैं पंकज अडवाणी, तो इन्होंने जीत लिया है। तो आप देख सकते हो IBCF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप जो है वो दोहा के अंदर हुआ, और ये किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने। इन्होंने एक पाकिस्तान के प्लेयर हैं बाबर मसीह, उनको जो है वो हराया है। और आपको ये पता होना चाहिए एक तो जगह, और इसमें जो राशि दी जाती है वो ऑलमोस्ट 38,000 जो है वो राशि दी जाती है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के अंदर। तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पंकज अडवाणी ने ये टूर्नामेंट जो है वो जीता है। अगला आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, लेकिन फिर से बच्चों को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है वो ज्वाइन कर लें। इंडिया जो है इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ दुबई। दुबई का इंडिया कौन से नंबर का जो है वो ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है पहले हाफ में? 2021 के हाफ का मतलब जनवरी से लेकर जून तक की मैं बात कर रहा हूं। दुबई गवर्नमेंट ने एक डाटा जो है वो रिलीज किया है। तो सबसे बड़ा पार्टनर दुबई का जो है अकॉर्डिंग टू दुबई गवर्नमेंट वो चाइना है, और दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन है? इंडिया है। तो याद रखना है इंडिया का स्थान कौन सा है? दूसरा है, और पहले स्थान पे कौन सा कंट्री है? चाइना है। और इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि फर्स्ट हाफ मतलब 6 महीनों के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी कमोडिटी जो है ट्रेड की गई है दुबई और चाइना के बीच में, या दुबई और इंडिया, या दुबई जिन भी कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है, तो सबसे ज्यादा ट्रेड किया गया दोस्तों गोल्ड। गोल्ड दूसरे नंबर पे, टेलीकॉम सर्विसेज, डायमंड हो गया, ज्वेलरी हो गया, व्हीकल्स हो गया। तो आप कह सकते हो कि ये 5 चीजों का ट्रेड सबसे ज्यादा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रेड जो वो किस चीज का हुआ है? गोल्ड का हुआ है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में याद रखना है, यूएई की जो कैपिटल है वो अबू धाबी है दोस्तों, और करेंसी जो है वो यूएई दिरहम है, दिरहम। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दुबई जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया जो है वो दुबई का बन गया है। ये दुबई का ऑफिशियल डाटा है जो पहले 6 महीने का उन्होंने रिलीज किया है।
कौन सा पोर्टल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिलीज किया है वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन? तो हमने कल ही डिस्कस किया था कि वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो मनाया जाता है, और ये वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल 27 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। हमने कल ही इसको डिस्कस किया है। तो उस मौके पे एक पोर्टल रिलीज किया गया है ताकि जितने भी टूरिज्म इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं, लाइक होटल वाले हैं, ठीक है, जितने भी टूरिज्म से सेक्टर से जुड़े हैं, वो अपने आप को एक पोर्टल पे रजिस्टर करवाएं, ताकि सरकार को पता लगे कि इतने लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं और हम उनको जो है वो अलग अलग तरह की स्कीम्स चला के जो है वो क्या कर सकते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हमें पता होगा, और हम टूरिज्म को भी प्रमोट कर सकते हैं। और उस पोर्टल का नाम क्या है? निधि 2.0। इसका मतलब है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। मतलब जो भी ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, ये रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, इनको जो है वो एक ही पोर्टल पे जो है रजिस्टर करवा दें ताकि इनके बारे में जानकारी मिल सके और इनको हम प्रमोट भी कर सकें ताकि टूरिज्म जो है वो आगे बढ़ सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर जो हैं वो जी किशन रेड्डी जी, और चीफ गेस्ट तो थे ओम बिरला जी थे जो कि स्पीकर हैं लोकसभा के, तो उन्होंने इस पोर्टल को रिलीज किया है। साथ ही साथ उन्होंने टूरिज्म का एक डाटा भी रिलीज किया है 2021 का, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2021। तो आपको पोर्टल का नाम तो पता लग गया, लेकिन ये निधि पोर्टल जो है वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को जो है वो बताएगा कि कितने लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ेगा, मतलब और भी ज्यादा लोग जो है इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल है, कोविड-19 के कारण सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो टूरिज्म सेक्टर को हुआ है, तो उसको ऊपर लेके आना है। अगर रजिस्टर होंगे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तो इसका मतलब सरकार जो है वो उनके लिए बेनिफिट दे सकती है। तो ये याद रखना आपने, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। लेकिन और पोर्टल आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे एक पोर्टल है हिट पोर्टल, एप्लीकेशन थी बेसिकली ये, इसका मतलब है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, तो नाम से पता लग रहा है ये बिहार गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया था कि जो घर पे पेशेंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग और उनका जो टेम्परेचर आता है वो हिट एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर देते थे। मानस मतलब लोग बहुत डिप्रेस थे कोविड के कारण, तो उनको सब तरह के जो एज ग्रुप हैं उनका मेंटल वेलबींग जो है वो अच्छा रह सके, दिमागी तौर पे वो मजबूत रह सकें, उसके लिए मानस एप्लीकेशन का आविष्कार किया गया था। ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया था। कोविड बीप, मतलब ये भी कोविड से रिलेटेड हो गया, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो है इसको स्टार्ट किया गया, लेकिन अब तो पूरे इंडिया में स्टार्ट किया गया। इसके अंदर आप कह सकते हो कोविड बीप के अंदर बॉडी टेम्परेचर, ब्लड ऑक्सीजन, हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें ऐड कर दी जाती हैं, फिर पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है कौन सी कम है, तो एक पैरामीटर है मापने के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु रोट ए मेमोयर टाइटल्ड माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। तो एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड फ्यूचर, मतलब अपने पास्ट के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में जो है वो इसमें लिखा हुआ है। और ये बहुत ही फेमस आप कह सकते हो एंटरप्रेन्योर हैं इंदिरा नूई। तो इंदिरा नूई ने इसको रिलीज किया है, मतलब इंदिरा नूई की ही ये बुक है, उन्होंने लिखा है इसको। और इंदिरा नूई आपको पता होना चाहिए कि पेप्सिको की सीईओ रह चुकी हैं, चेयरमैन रह चुकी हैं 2006 से लेके 2019 तक, मतलब इतना लंबा टाइम पीरियड, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 14 साल जो है वो इस पोजीशन पे बनी रही हैं। और इंदिरा नूई ने इस बुक के अंदर बताया हुआ है कि किस तरह से जो है वो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं लाइफ के अंदर, क्या क्या अचीव किया है, किस तरह से उनका करियर जो है वो इस तरह से सीईओ के पद पे जो है वो चला गया, किस तरह से पेप्सिको ज्वाइन किया उन्होंने, और किस तरह से बचपन से लेके वो सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन तक पहुंच गई पेप्सिको की। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे शेयर की हुई हैं। और इंदिरा नूई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, 2007 में इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है ट्रेड एंड कॉमर्स या ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अंदर आप कह सकते हो। लेकिन बाकी जो ऑथर्स देख रहे हो ये भी बहुत फेमस है। संजय गुबी, इन्होंने एक बुक लिखी है लेपर्ड डायरीज, तो इसमें बताया गया लेपर्ड्स के बारे में, तो ये थोड़ा सा याद रखोगे। सुधा मूर्ति, इन्होंने बुक लिखी है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, मतलब अर्थ जो है वो सुंदर कैसे बनी, तो उसके बारे में बताया हुआ है। सुभद्र सेन गुप्ता ने एक बुक लिखी है लेट्स गो टाइम ट्रेवलिंग अगेन, मतलब हम देखते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो है वो बेसिकली किस तरह से चीज़ें हुई हैं, तो दोबारा से जाने का मौका मिले पीछे तो हम जरूर देखेंगे। तो उसके बारे में ये बुक लिखी है, और बहुत ही खूबसूरत आप इंदिरा नूई यहाँ पे देख सकते हो, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। बहुत ही फेमस सीईओ है यार, मतलब और मतलब इस बुक के अंदर उन्होंने हर चीज़ जो है वो बताई हुई है। अगला क्वेश्चन आते हैं, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड रेडियन हाइपरसोनिक मिसाइल। तो रेडियन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो बेसिकली रशिया को टैकल करने के लिए जो है वो बनाई गई। आप कह सकते हो रशिया ने रिसेंटली एक मिसाइल लॉन्च की थी, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी जिसका नाम था जिरकॉन। तो याद रखोगे क्या नाम था, जिरकॉन, इसको ऐसे भी लिखते हैं जिरकॉन। तो ये मिसाइल जो है उन्होंने लॉन्च की थी, तो उसके विपक्ष में इन्होंने एक मिसाइल लॉन्च की, और वो कौन है विपक्ष में, आपको पता ही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
तो इस तरह की ये मिसाइल रेडियन हाइपरसोनिक मिसाइल, मतलब इसको रेडियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक मिसाइल है, मतलब जैसे ही आप सांस लोगे ये बहुत आगे निकल जाएगी, तो इसलिए इसका नाम जो है ऐसे रखा हुआ है। और ये नॉर्थरॉप 3D प्रिंटेड स्क्रैम जेट इंजन जो है वो इसके साथ अटैच कर दिया था मिसाइल से। इसका फायदा क्या होगा इस इंजन का, इतना बड़ा नाम पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि ये स्पीड जो है वो इसकी 5 गुना बढ़ा देता है स्पीड ऑफ साउंड से भी। तो इतनी ज़्यादा स्पीड है, मतलब 6200 किलोमीटर पर आवर के बेसिस पे ये चलता है। तो बहुत ही फास्टेस्ट है। आप कह सकते हो कि आप सांस लो और उतने में तो ये क्या कर देगी, अटैक कर देगी, इसलिए इसको नाम दिया गया एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक वेपन। तो ये मतलब नाम जो है वो दिया गया है। तो याद रखना है, एक तो नॉर्थरोप ग्रूमन और एक रेडियन टेक्नोलॉजी, दोनों जो हैं वो इस फ्लाइट को टेस्ट फायर कर चुके हैं क्योंकि दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट था। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और रशिया की भी दोस्तों याद रखनी है, क्या नाम है, जिरकॉन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विस्तारा एयरलाइंस ने एक बैंक के साथ टाई अप किया है ताकि दोनों मिलके को ब्रांडेड डेबिट कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड जो है वो निकाल सके, डेबिट कार्ड नहीं क्रेडिट कार्ड निकाल सके। मतलब अगर ये बैंक इस क्रेडिट कार्ड को निकालेगा तो वो विस्तारा एयरलाइंस के लिए निकालेगा, तो जो भी उस कार्ड को यूज करेगा तो विस्तारा एयरलाइन उनको कुछ रिवॉर्ड्स देंगे, उनको कुछ बेनिफिट्स देंगे एयरलाइंस के बेसिस पे। और ये बैंक दोस्तों कौन सा है, इंडसइंड बैंक होगा। तो याद रखना है डी जो है वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो विस्तारा ने इंडसइंड बैंक के साथ पार्टनरशिप कर लिया, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड निकालेंगे और इस क्रेडिट कार्ड का नाम होगा क्लब विस्तारा इंडसइंड बैंक एक्सप्लोरर क्रेडिट कार्ड। इसमें अलग अलग तरह के बेनिफिट्स होंगे, जिसमें ट्रैवल से रिलेटेड होगा, फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे, इंश्योरेंस जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। इवन एक गोल्ड क्लास मेंबरशिप जो है वो क्लब विस्तारा प्रोवाइड कर रहा है इस कार्ड के साथ। मतलब अगर आप फ्लाइट बुक करते हो इस कार्ड के साथ तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, बाद में वो आप फ्लाइट को दोबारा से बुक करने में क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और इसमें कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि आपके लेट टाइम चार्जेस जो है वो वेव कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। आपका जो कैश विड्रॉल चार्जेस हैं वो भी नहीं लगेंगे, ओवर लिमिट जो है वो क्या फीस जो है वो नहीं ली जाएगी। तो इस तरह से जो है वो चीज़ें आपको बेनिफिट में देंगी। लेकिन हमने कुछ याद नहीं रखना, हमने सिर्फ ये याद रखना है कि इंडसइंड बैंक और विस्तारा एयरलाइंस का टाई अप है। और विस्तारा एयरलाइंस के बारे में याद रखो, 51 रेशो 49 रेशो में इसकी पार्टनरशिप है, मतलब ये ज्वाइंट वेंचर है। 51 टाटा के पास है और 49 जो है वो सिंगापुर एयरलाइंस के पास है, सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड, जिसको सिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, किसने, फिर से एक बुक आ गई, किसने एक बुक लिखी है द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 टू 1962। 1962 तक की क्यों लिखी गई है, क्योंकि दोस्तों 1962 में इंडो और चाइना की एक लड़ाई हुई थी जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल वॉर थी इंडिया की आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इसमें इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में बात की गई है। वही बंदा बात कर सकता है जो चाइना में उस टाइम पीरियड पे रहा हो, उस टाइम पीरियड के दौरान, या आप कह सकते हो चाइना के अंदर वो एम्बेसडर रहा हो, और वो है निरुपमा राव। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो निरुपमा राव, या इनका पूरा नाम है निरुपमा मेनन राव, तो इन्होंने ये बुक लिखी है जिसमें इंडिया और चाइना के इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें बताया हुआ है उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो वो इंडिया जब वो एम्बेसडर थी एज ए चाइना के लिए एम्बेसडर का काम कर रही थी, इंडिया की तरफ से अपॉइंटेड थी वो। और 1973 में वो आईएफएस ऑफिसर हैं उस बैच की, अब तो रिटायर हो चुकी हैं, केरला से बिलोंग करती हैं। और फॉरेन सेक्रेटरी रह चुकी है इंडिया की 2009 से लेकर 2011 तक, 2009 से लेकर 2011 तक, और एम्बेसडर भी रह चुके हैं कई कंट्रीज की। इवन फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर है वो श्रीलंका की, और फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर हैं चाइना की। ये भी आप याद रखोगे, चाइना की और श्रीलंका की। निरुपमा राव बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और बहुत फेमस ब्यूरोक्रेट हैं। और दोस्तों बाकी जो आप ऑथर्स देख रहे हो, लाइक संदीप मिश्रा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है इन्होंने इस बार, फियर्सली फीमेल मतलब ना डरने वाली लड़की। और ये जो नाम दिया गया वो दूती चंद के बारे में है, मतलब ये बुक जो है वो दूती चंद के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अमिताभ घोष वैसे तो बहुत सी बुक्स लिखते हैं, लेकिन दो बुक्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इनकी बुक का नाम है द लिविंग माउंटेन, यहाँ पे लिख देता हूँ, द लिविंग माउंटेन। और एक बुक जो है वो इन्होंने लिखी है द नटमेग कर्स। तो हरियाणा में रिसेंटली एक एग्जाम हो, उसमें ये नटमेग कर्स वाला पूछ लिया उन्होंने। नेक्स्ट अमर्त्य सेन, बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट, और इन्होंने लिखा है होम इन द वर्ल्ड। इन्होंने अपने मतलब बचपन के बारे में इसमें बताया हुआ, होम इन द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है किरण रिजिजू, जो कि हमारे आप कह सकते हो लॉ मिनिस्टर हैं, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। उन्होंने इंडिया का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया जो है वो खोला है, कौन सी स्टेट में उसको ओपन किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला आर्बिट्रेशन सेंटर है इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इसका मतलब क्या है कि अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कर कोई इशू है, कोई डिस्प्यूट है, कोई लड़ाई है, तो आप इस कोर्ट के अंदर आके उसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब आप दूसरी कोर्ट में जाओगे
तो आपका पेंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स के ही मामले देखे जाते हैं तो जल्दी खत्म हो सकते हैं। और ये खोला गया दोस्तों सबसे पहले कहाँ पे, गुजरात के अंदर। तो याद रखना आंसर क्या होगा, बी होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारे पास स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करेगा और जितने भी स्पोर्ट्स सेक्टर से रिलेटेड डिस्प्यूट होंगे वो क्या करेगा, ये खत्म करेगा और स्पोर्ट्स को कंट्री के अंदर और प्रमोट करेगा। और इसको जो सहायता प्रोवाइड करेगा वो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री प्रोवाइड करेगा, जो कि किरण रिजिजू जी हैं। और याद रखना है कि इसकी फीस क्या होगी, मतलब आप सोच सकते हो कि अगर आप कोई डिस्प्यूट डालोगे वहां पे तो आप और जिसके खिलाफ आपने डाला है तो दोनों मिलके जो है वो क्या करेंगे, फीस को वहां पे करेंगे, ताकि दोनों पार्टीज का आराम से वहां पे फैसला हो सके। और किरण रिजिजू याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, अरुणाचल वेस्ट। अरुणाचल वेस्ट, असम के एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ अभी। अरुणाचल वेस्ट, अरुणाचल ईस्ट में कंफ्यूज कर देंगे, अरुणाचल वेस्ट है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन आते हैं कि 7th कॉन्जिक्यूटिव एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, उन्होंने कहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के क्या पैरामीटर्स होंगे। तो इसमें जो है वो आपको पता है लार्ज स्टेट्स होती हैं, स्मॉल स्टेट्स होती हैं। लार्ज स्टेट्स की अलग से कैटेगरी होती है, लेकिन इस बार स्मॉल स्टेट्स की भी कैटेगरी बना दी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बीच में आता है। तो इसलिए याद रखना है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हरदीप सिंह पुरी जी ने इसको लॉन्च किया। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो आप देख सकते हो हरदीप सिंह पुरी जी ने 7th, ये नंबर याद रखना है, 7th स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो लॉन्च कर दिया है कि इस बार करेंगे। और ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लीनिनेस सर्वे है। इसका थीम क्या रखा है, पीपल फर्स्ट, लोग जो है वो सबसे पहले आते हैं, सबको पता है डेमोक्रेसी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में जो इंडिकेटर जो बता दिए कि कौन कौन से इंडिकेटर्स के हिसाब से जो है वो हम अलग अलग जगहों को आंकेंगे। और इसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी ऐड किया गया कि उनकी इंप्रूवमेंट हुई है वर्किंग ऑपरेशंस में, उनको क्या अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, तो वो भी आंका जाएगा इस बार। और स्मॉल स्टेट्स कैटेगरीज में, स्मॉल सिटीज कैटेगरी के अंदर जो है वो 2 पॉपुलेशन कैटेगरीज बना दी, एक 15,000 से नीचे, एक 15,000 से लेके 25,000 के नीचे, तो 2 कैटेगरीज आएंगी। और इस बार डिस्ट्रिक्ट्स को भी रैंक किया जाएगा, ये पहली बार हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट भी इसके अंदर आंकी जाएंगी। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक बुक जो है वो निकाली है जिसका नाम है चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट में जो है कुछ आप कह सकते हो मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं लोगों की, कम्युनिटीज़ की, ताकि किस तरह से जो है वो किसी एरिया को क्लीन कर सकते हैं वो, और क्लीनिनेस सर्वे से रिलेटेड ही जुड़ी हुई स्टोरीज हैं। तो याद रखना है हरदीप सिंह पुरी जी जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं और यूपी से मेंबर हैं वो। अगला क्वेश्चन है, कौन से बैंक ने रुपे सिग्नेट कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड निकाला है, कौन एनपीसीआई के साथ, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, मतलब वो पावर कौन करेगा, रुपे पावर्ड होगा वो क्रेडिट कार्ड। और कौन से बैंक ने ये निकाला है, रुपे सिग्नेट कॉन्टेक्टलेस कार्ड, और ये निकाला है फेडरल बैंक ने। तो डी दोस्तों इसका आंसर होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो देखो रुपे के साथ जो है वो पावर्ड है, अगर एनपीसीआई के साथ टाई अप होता है तो इसका मतलब रुपे ही पावर करेगा उसको। तो ये क्रेडिट कार्ड निकाला गया है और फेडरल बैंक की तरफ से निकाला गया। नाम क्या है इसका, फेडरल बैंक रुपे सिग्नेट कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड। और इसमें जो सबसे अच्छा बेनिफिट क्या मिल रहा है कि अगर आप किसी टाइम पे बिल को लेट पे कर पा रहे हो, बिल पे नहीं कर पा रहे टाइम पे, तो आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, लाइक 20%, 20 से 35% तक चार्ज ले लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो चार्जेस 5.88% पर एनम के बेसिस पे लिए जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। इवन और भी ज़्यादा कार्ड के साथ जो है वो फीचर्स आपको मिलेंगे, मोबाइल बैंकिंग, और जो आप फेडरल बैंक की जो मोबाइल एप्लीकेशन है फेड मोबाइल, तो वहाँ पे जाके जो है वो आप इसको असेस कर सकते हो। और रिसेंटली फेडरल बैंक ने एक वन कार्ड के साथ भी टाई अप किया है, वन कार्ड जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है उनके साथ भी टाई अप किया है कि हम एक मोबाइल बेस्ड जो है वो क्या निकालेंगे, क्रेडिट कार्ड। मतलब मोबाइल में ही सारी डिटेल होगी, फिजिकल कार्ड जो है वो आपको बाद में मिल सकता है, लेकिन एक बार आपको कार्ड जो है वो मोबाइल पे इशू कर दिया जाएगा। तो वन कार्ड की जो एप्लीकेशन है, स्लिक एप्लीकेशन, वहां पे आप यूज करके इसको निकाल सकते हो। तो ये था हमारे पास फेडरल बैंक। लेकिन फेडरल बैंक के बारे में याद रखना है कि 1931 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन तब नाम था त्रैवणकोर फेडरल बैंक। लेकिन 1949 में आप कह सकते हो कि इसका नाम चेंज करके फेडरल बैंक कर दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर है एलुवा। एलुवा कहाँ पे, केरला के अंदर। और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं श्याम श्रीनिवासन। और टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और टैगलाइन याद रखनी है, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। अगला है, हु हैज पार्टनर विद रिया मनी ट्रांसफर। रिया मनी ट्रांसफर दोस्तों एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएसए से बिलोंग करती है। और इसने एक इंडिया की एक प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप किया है, और वो इंडिया का ऐसा पहला प्लेटफॉर्म बन गया है कि जो इंटरनेशनल पेमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा, डायरेक्टली आपके जो उस वॉलेट के अंदर जो है वो पैसे आ जाएंगे। मतलब आप अगर इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो तो आपके वॉलेट में जो पैसे आ जाएंगे।
तो बहुत ही आसान हो गया कि अगर आपका मतलब कोई रिलेटिव बाहर भी रहता है तो आप रिया मनी ट्रांसफर को वो यूज करता होगा, क्योंकि ये बाहर जो है वो ज्यादा चलती है, तो रिया मनी ट्रांसफर के थ्रू वो इंडिया में पैसा भेज सकता है और वो पेटीएम पेमेंट बैंक में ये पैसा भेज सकता है। मतलब आप कह सकते हो कि पेटीएम में वो पैसा भेजा जा सकता है, ऑनलाइन जो है वो अब आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। और ये पेटीएम ऐसा पहला जो है वो इंडिया का प्लेटफॉर्म बन चुका है जो इंटरनेशनल रेमिटेंस को एक्सेप्ट करेगा डिजिटल वॉलेट के अंदर डायरेक्टली। मतलब अगर लाइक वो कस्टमर पेटीएम एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो फुल केवाईसी किया हुआ है उसने, मतलब उसका पूरा का पूरा जो है वो डिटेल वहां पे अवेलेबल है, तो आप जो है वो रिया मनी ट्रांसफर एप्लीकेशन का यूज करके वहां पे जो है वो इसमें पैसे जो है वो भेज सकते हैं। तो कोई भी बंदा जिसका कोई रिलेटिव बाहर रहता है वो इंडिया में आसानी से पैसे भेज सकता है। तो रिया मनी ट्रांसफर जो है वो फर्स्ट मनी ट्रांसफर बन चुका है जो पेटीएम वॉलेट के जो लोग 333 मिलियन लोग इसको यूज करते हैं उसको भी असेस कर पाएगा, मतलब उसकी मार्केट जो है वो अपने आप उसके पास चली जाएगी। रिया मनी बहुत बड़ी कंपनी है, 4,90,000 उसके रिटेल तो आउटलेट्स हैं, और आप कह सकते हो कि ये एप्लीकेशन के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू कैश ट्रांसफर जो है वो अवेलेबल करवाता है अपने आउटलेट्स के थ्रू। तो आप कह सकते हो कि रियल टाइम बेसिस पे अब आप पैसे को भेज सकते हो रिया मनी ट्रांसफर या फिर साथ में पेटीएम। और पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में याद रखोगे, पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो 2010 में बनाया गया था। विजय शेखर शर्मा जो है वो इसके हेड हैं, मतलब सीईओ हैं, और हेडक्वार्टर इसका नोएडा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और साथ ही साथ आप एनपीसीआई के बारे में याद रख सकते हो, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में बनाया गया था, इसके हेड दिलीप असबे हैं। पिछले क्वेश्चन में आप उसको ऐड कर सकते हो। और रिया मनी ट्रांसफर सिर्फ इतना याद रखोगे कि ये यूएसए से बिलोंग करती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो कि है इंपॉर्टेंट सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। रिसेंटली ऑलराउंडर मोइन अली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से जो है रिटायरमेंट ले लिया है, और वो कौन सी टीम के प्लेयर थे? और वो थे इंग्लैंड के दोस्तों। आंसर क्या होगा? सी होगा। नाम से शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन जो क्रिकेटर जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं वो जरूर मोइन अली को जो है वो जानते होंगे, देखा होगा उन्होंने। यहाँ पे देख सकते हो फोटो, शायद अब आपको याद आ जाए कि वो इंग्लैंड के एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं। टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया, मात्र 34 साल के हैं वो। और आप कह सकते हो कि बाकी फॉर्मेट में वो खेलते रहेंगे, लाइक T20 है हमारे पास, ओडीआई है, उसमें वो खेलते रहेंगे। और ऑलराउंडर है, मतलब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर हैं, तो इसलिए बहुत ही फेमस है। इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, बस इतना ही याद रखना है। कौन एक टास्क फोर्स को लीड करेगा जो कि इसलिए बनाई गई है ताकि सस्टेनेबल फाइनेंस रोड मैप तैयार हो सके? मतलब जो क्लाइमेट के इश्यूज हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर उसको खत्म किया जा सके, सस्टेनेबल फाइनेंस इंडिया के अंदर जो है वो स्टार्ट हो सके। आप कह सकते हो जो फाइनेंस है उसको हम बेहतर से बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें, मतलब हम लोगों को बेहतर तरीके से फाइनेंस प्रोवाइड कर सकें। तो इस कमेटी को लीड करेंगे, इस टास्क फोर्स को लीड करेंगे अजय सेठ, जो कि आप कह सकते हो सेक्रेटरी हैं कौन से डिपार्टमेंट के? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। तो अजय सेठ इसको लीड करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन बाकी सेक्रेटरी आप यहाँ पे देख सकते हो टीवी सोमनाथन, जो कि आप कह सकते हो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, अभी बहुत बड़ी पोजीशन है फाइनेंस सेक्रेटरी। तरुण बजाज रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं दोस्तों इस टाइम पीरियड पे। हर्षवर्धन श्रृंगला ये जो हैं हमारे पास फॉरेन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, मतलब सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स, याद रखोगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो सेक्रेटरी हैं वो लीड करेंगे फाइनेंशियल रोड मैप को। सिर्फ इतना याद रखना है, खास करके बैंकिंग के स्टूडेंट याद रखेंगे। इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 28 सितंबर को जो है वो मनाया गया, और ये यूनेस्को की तरफ से जो है वो मनाया जाता है। और इसका मेन मकसद यही होता है कि लोगों को अवेयर करना कि इंफॉर्मेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंफॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है, और जो आपके नेचुरल राइट्स हैं लाइक ह्यूमन राइट्स हैं उसके लिए इंफॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है। मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो अगर आपको नहीं है तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं, चाहे आपको मिली क्यों ना रही हो। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी पता लगेगा जब आपके पास एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचेगी। और ये दूसरी बार है कि इस दिन को मनाया जा रहा है, पहली बार 2020 में हमने इसको मनाया था। और इसका थीम क्या है? द राइट टू नो, हमारा अधिकार है जानने का, बिल्डिंग बैक बेटर विद एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। और हम दोबारा से फिर खड़े होंगे अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। अगर हमें जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो हम दोबारा से फिर जो है वो क्या होंगे? खड़े होंगे। तो इस चीज को याद रखना है। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर कि गवर्नमेंट ने एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बना दी है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का। तो इसको बैड बैंक भी कहा जाता है दोस्तों। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्रिएट किया है, NARCL को। और इसको जब क्रिएट किया गया तो गवर्नमेंट ने कहा था कि इसके जो एसेट्स होंगे उसको मैनेज करने के लिए हम क्या बनाएंगे? एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसको आप IDRCL भी कह सकते हो, AMC को। इसका मतलब है इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड।
तो NARCL के जितने भी एसेट्स होंगे उसको मैनेज करने का काम जो है वो कौन करेगा, AMC करेगा। और इसको कितनी पेड अप कैपिटल से स्टार्ट किया गया, 80.5 लाख पेड अप कैपिटल से स्टार्ट किया गया और इसकी ऑथराइजेशन कैपिटल 50 करोड़ रुपए है, ये भी आप याद रख सकते हो। और निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था कि हम NARCL को भी बनाएंगे और एसेट मैनेजमेंट कंपनी को भी बनाएंगे 2020-21 के बजट 2021-22 के बजट में उन्होंने अनाउंस किया था। इंडिया और ओमान ने सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए जो है वो टाई अप किया है ताकि हम मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकें। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडिया और ओमान के बीच में एक एक्सरसाइज याद रख सकते हो, नसीम अल बहर। नसीम अल बहर, ये एक्सरसाइज दोस्तों होती है 2 साल में एक बार, बाइएनियल एक्सरसाइज है। 2020 में हुई थी, अभी 2022 में अगली एक्सरसाइज होगी। डीआरडीओ ने आकाश प्राइम मिसाइल का जो है टेस्ट कर लिया है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आकाश प्राइम जो है वो एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, मीडियम रेंज मिसाइल है। इसकी रेंज जो है वो 27 किलोमीटर तक रहेगी और ये कितनी हाइट पे भेजी जा सकती है, 18 किलोमीटर तक जो है इसको फायर किया जा सकता है। मतलब इसकी हाइट जो है वो 18 किलोमीटर तक की है। और इसकी खास बात क्या है कि प्राइम में क्या अलग होगा कि इसमें इंडिजीनियस एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी होगी, जिसमें इसका जो एक्यूरेसी है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और भी बहुत सी चीज़ें जो है वो इसमें ऐड कर दी गई हैं ताकि एक्यूरेसी जो है वो इंप्रूव हो सके। तो याद रखना है, डीआरडीओ, जी सतीश रेड्डी हेड है इसके और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस डे जो है वो 26 सितंबर को मनाया गया। दोस्तों इसका एक ही मकसद है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग जो सर्विसेज है उसको इस्टेब्लिश जो है वो इस दिन किया गया था 26 सितंबर को, तो इसलिए 26 सितंबर को मनाया जाता है। क्या है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज? ये एक ऐसी बॉडी है दोस्तों जो कि इंडिया की लार्जेस्ट गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है। मतलब जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उसमें इंजीनियरिंग का काम, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो कौन करता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज करती है। और इसका 99th स्थापना दिवस जो है वो हम इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो चाहे वो इंडियन नेवी है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो एयरफोर्स है, या जो भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मेन काम जो है वो इंजीनियर्स का या कंस्ट्रक्शन का कौन करते हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज करती हैं। और इसके करंटली हेड हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। हरपाल सिंह, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको अपॉइंटमेंट में याद रखो। वर्ल्ड रेबीज डे 2021 को जो है वो ऑब्जर्व किया गया 28 सितंबर को, याद रखोगे। ये रेबीज के बारे में बताता है कि किस तरह से इसको रोका जा सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या है उसके बारे में जागरूक करता है। तो ये एक बंदे की डेथ एनिवर्सरी भी है दोस्तों, नाम याद रखोगे कौन सा, लुइस पैस्त्योर। लुइस पैस्त्योर, ये लुइस पैस्त्योर जो बंदा है ये बायोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, केमिस्ट भी है। इसने रेबीज की फर्स्ट वैक्सीन जो है वो क्या की थी, डेवलप की थी। तो इसीलिए इस बंदे की डेथ एनिवर्सरी को हम एज ए रेबीज डे भी जो है वो क्या करते हैं, मनाते हैं। और इस बार का थीम क्या है, रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। डरना नहीं है, मतलब कुत्ते ने काट लिया तो डरना नहीं है, हमने जो है वो उसके फैक्ट्स के बारे में जानकारी रखनी है और हम उससे जो है वो बच सकते हैं। तो इसलिए आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया। 2020 की डिफेंस मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को जो है वो हम खत्म कर देंगे। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं वो आप कह सकते हो कि डिफेंस सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा यूनिट था जो हथियारों को बनाता था तो और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सप्लाई करता था। लेकिन अब कह सकते हो कि इसको खत्म कर दिया, तो अब ये काम कौन करेगा, अब ये काम करेगा 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो 7 कंपनीज का एक ग्रुप बना दिया गया जिसको नाम दिया गया 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो ये कंट्रोल करेंगी 1 अक्टूबर 2021 से। अब जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होंगी, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उनको कंट्रोल करने का काम जो है वो इनको दे दिया गया है। तो याद रखना है इस चीज को भी। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना जो है वो 1712 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 28 सितंबर 2021 का क्वेश्चन क्या था दोस्तों, क्वेश्चन था कौन सा ऐसा बैंक है जिसने इंडिया के बाहर अपनी पहली ब्रांच खोली थी। तो आंसर दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल था, आंसर था बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1909 में की गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी सबसे पहले फॉरेन की ब्रांच जो है वो कहाँ पे खोली थी इंडिया की तरफ से, अगर आप कहोगे तो ये ब्रांच खोली गई थी लंदन के अंदर। सबसे पहले एक ब्रांच खोली गई लंदन के अंदर, मतलब यूनाइटेड किंगडम के अंदर 1946 में। लेकिन अगर आप यूरोप को ध्यान से देखोगे, मान लो ये यूरोप है और इधर जो है वो हमारे पास एक ब्रिटेन आएगा, तो लंदन यहाँ पे है, तो बीच में समुंदर है। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसने यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर, कॉन्टिनेंटल यूरोप के अंदर, मतलब जो पूरा का पूरा यूरोप है, समुद्र के बाहर वाला नहीं, समुद्र से इधर इधर वाला जो इकट्ठा बना हुआ है, उसमें सबसे पहले ब्रांच कहाँ पे खोली थी, तो आप कह सकते हो उसमें सबसे पहले ब्रांच जो है वो पेरिस के अंदर खोली गई थी। वो 1974 में खोली गई थी। लेकिन वैसे पूरे यूरोप को अगर आप लोगे तो उसमें आप कह सकते हो ये आइलैंड्स ग्रुप भी आ जाएंगे, आयरलैंड भी आ जाएगा, तो उसमें जो है वो सबसे पहले ब्रांच लंदन में 1946 में। तो याद रखोगे बैंक ऑफ इंडिया 1909 में मुंबई में स्थापित किया गया था। अगला आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या कहता है क्वेश्चन ऑफ द डे
कि सबसे पहली कंट्री जिसने प्लास्टिक नोट्स को जो है वो स्टार्ट किया था। प्लास्टिक नोट जो फटते नहीं है, खराब नहीं होते, तो उसको कुछ भी नहीं होता, तो प्लास्टिक नोट जो है वो सबसे पहले कौन सी कंट्री ने जो है वो इशू किए थे, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है ईयर के साथ, कौन सी ईयर में इसको स्टार्ट किया गया था। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को, वीडियो को शेयर करना है, कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और यार बेल बटन को प्रेस कर दें। इसका फायदा ये होगा कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाएगा कि हम कब वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहां से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें, आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट होगा। और 1 साल और 2 साल की सब्सक्रिप्शन को बाय करने के लिए आप जो है हमारी एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से डाउनलोड कर लें। दोनों में आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से खुश रहें, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें, स्माइली की तरह हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।